नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी चंबक की डिबिया। इस चंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जो कर डाला है, इसीलिए मैं इससे डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही चंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी, प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, चंबक की डिबिया? चंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर हो ही कैसे सकती है? सिगरेट बुझाकर एस्ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर से बाहर रहती, वे सारे घर की देखभाल करता था। एक चीज भी कभी इधर से उधर न हुई थी। एक बार यही बरसात के दिन थे, मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल लाल दाने से उठाए और उसके लिए मैं एक चंबक की डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे। वहीं मैंने वह डिब्बी खोली, बहन के दानों पर जहां तहां लगाया और डिब्बी माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर चंबक लगा चुका, तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, काए भैया, ई से ई सब अच्छो हुई जाई है? मैंने कहा, हाँ, खाज, फोड़ा, फुंसी, जले कटे, सब जगह ये दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूमकर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है? कहाँ गई कौन जाने? बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन जा सकता है? कल उसकी भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में भी बहुत सारी फुंसियां थी। पिताजी कह रहे थे, अरे कहीं महाराजिन ना ले गई हो। अखिल उससे कह रहा था, यह गोरे होने की दवा है, लड़के भी तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए वह बोला, बापू, महाराजिन तो हमेशा गोरे होने की ही फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है, सो मैंने भी कह दिया कि गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाई हती आपने तो तबे ही देखी रही, फिर हम नहीं देखन सरकार। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई? केठानी ने मेरी तरफ देखा। बोला, भैया। मैंने कहा, चुप चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डिब्बी लाया और इस समय गायब हो गई। यह सब तुम्ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ ना बोला, वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने सुना वह माँ से कह रहा था, मालकिन, चल के मोर कोठरी खोली देख लई, मैं का करी हो दवाई ले जाई के, फिर जौन चीज लागी मैं मांग ना लई हो सरकार से। मैं कोट उतार रहा था, ना जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और कमरे से निकलकर बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। आखिर माँ ने बहुत समझाया, पर हम सब भाई बहन ना माने और माँ ने केठानी को बहुत रोकना चाहा और वह यही कहता रहा, जब तक भैया माफ ना कर देंगे, अपने मुंह से मुझसे रोकने को ना कहेंगे, मैं ना रहूंगा। और मैंने ना केठानी से रुकने को कहा, ना वह रुका। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया, पर घर के सब लोगों को वह प्यार करता था। वह गया जरूर, पर तन से गया, मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटका
और मुझे तो सबसे ज़्यादा अभाव खटका। वह मेरे कमरे को साफ रखता था, सजा कर रखता था, फूलों का गुलदस्ता नियम से बनाकर रखता था, मेरी ज़रूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी करता था। पर जिद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से कह न सका कि केठानी को बुला लो, जो कि मैं हृदय से चाहता था। एक दिन माँ ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वे गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा। फिर भी चाहा कि यदि माँ कहे कि केठानी को बुला लेती हूँ तो मैं इस बार जरूर कह दूंगा कि हाँ, बुला लो। पर इस बार माँ ने केवल उसके गारा मिट्टी धोने की खबर भर दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव ना किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था। देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा बूढ़ा आदमी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूँगा, अब केठानी को बुला लो। वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है। इतनी कड़ी सज़ा उसे ना मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम जरा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मजदूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मजदूर चाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा, वह केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ कहा। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपनी सीने वाली पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने ज्यों ही पोटली खोली, जंबक की डिबिया खट से गिर पड़ी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी जंबक की डिबिया। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर हमारे घर में अगर हमने नौकर रखा है और हमारे घर से कोई चीज़ गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, तो हमारा संदेह हमारे रखे गए नौकरों पर ही जाता है, जो कि गलत है। बिना किसी मामले की सच्चाई जाने, बिना किसी ठोस नतीजे पर पहुँचे बगैर हमें किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जब तक आप किसी मामले की सच्चाई ना जाने, किसी को कसूरवार ना ठहराएं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।